पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़ी अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। कृषि जगत में हो रहे अनुसंधानों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। मुलाकात करवाते हैं हमारे सफल किसान से और सरकार की कुछ अनोखी पहलों यानी कि योजनाओं की जानकारी भी आप तक पहुंचाई जाती है। तो फिर आइए आज के अंक की यहाँ पर हम शुरुआत कर लेते हैं। देखते हैं कि क्या कुछ खास है आज के एपिसोड में। किसान भाइयों बहनों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि के क्षेत्र में कई अनुसंधान किए जा रहे हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से हम तक पहुंचा रहे हैं ICAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक। क्या कुछ खास कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विश्व में सबसे बड़ा कृषि अनुसंधान और शिक्षा के संस्थान है। 16 जुलाई 1929 को इसकी एक पंजीकृत सोसाइटी का रूप में स्थापना की गई थी और आज ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 6,500 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक काम करते हैं, 7,400 से भी ज़्यादा टेक्निकल स्टाफ काम करते हैं, लगभग 5,000 प्रशासनिक कर्मचारी हैं और 5,500 सहायक कर्मचारी हैं। ICAR के साथ इस समय 731 कृषि विज्ञान केंद्र है और हमारे जो इक्रिप प्रोजेक्ट्स है जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में काम करते हैं उसमें हमारे स्टाफ 3,500 के बराबर है। और पेंशन जो हम ICAR के माध्यम से देते हैं, अगर उनको भी गिना जाए तो वो उनका संख्या 30,000 से भी ज़्यादा है। और हर साल हम BSc, MSc और PhD में 50,000 से भी ज़्यादा छात्रों को एडमिशन देते हैं। आज के दिन ICAR में लगभग 113 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, 74 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे पास 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं और 4 ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें एग्रीकल्चर फैकल्टी है। और जैसे मैंने बताया 731 KVK हैं, 74 इक्रिप्स हैं और इसके साथ साथ भारत और विश्व के कई सारे संगठनों के साथ हम रिसर्च, एजुकेशन और एक्सटेंशन के लिए काम करते हैं। अगर हम देखें कि हमारे स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, तो कई सारे हैं। हमने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, तिलहन के लिए रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन और लगभग हर एक कम्युनिटी के ऊपर हमारे उत्पादन और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा चुके हैं। 1950 के बाद हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड था उसमें बढ़ोतरी केवल 1.1 से लेकर के 1.3 टाइम्स ही हुआ है, जबकि हमारे उत्पादन में 6 से 70 गुना वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो उपलब्धियां हैं वो किसी भी रिसर्च और एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में काफी बेहतर रहा है। लेकिन आने वाला जो समय है, आज से लेकर के 25 साल बाद जब भारत देश अपना सेंटेनरी सेलिब्रेशन करेंगे हमारे इंडिपेंडेंस का, जिसको हम अमृत काल का नाम दे रहे हैं, इस अमृत काल के दौरान भारतीय कृषि को
कई सारी उपलब्धियां और हासिल करना है। एक आकलन के हिसाब से जो देश की आबादी है, जो आज 140 करोड़ के आसपास है, वो बढ़ करके 163 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। आज जो हमारे शहर में लोग रहते हैं, जिसकी संख्या लगभग 35% है, वो बढ़कर के 55% हो जाएगा। तो सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आज जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन है 315 मिलियन टन के आसपास, इसको बढ़ा करके हमें 520 मिलियन टन तक पहुंचाना पड़ेगा। जो हमारे फल उत्पादन है, जो आज केवल 100 मिलियन टन के आसपास है, उसको बढ़ा करके हमें 200 मिलियन टन तक पहुंचाना पड़ेगा। सब्जी 190 से बढ़ा करके 400 मिलियन टन तक पहुंचाना पड़ेगा। पौष्टिक और मोटे अनाज जो है, जिसका आज के दिन उत्पादन केवल 47 मिलियन टन है, इसको बढ़ा करके 75 मिलियन टन के आसपास पहुंचाना पड़ेगा। और जो मिल्क अवेलेबिलिटी जिसको हम कहते हैं पर पर्सन पर डे, जो आज केवल 400 ml के लगभग है, वो बढ़ा करके 1 लीटर तक पहुंचाना पड़ेगा। और ये सारे चीजों को हासिल करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अपने आप को सशक्त करना पड़ेगा, नई दिशा की खोज करनी पड़ेगी, और जो भी टेक्नोलॉजी हम परिषद में डेवलप करते हैं उनको किसानों तक पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक नारा दिए हैं, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इसको साकार करना पड़ेगा। इसको साकार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 5 पहलुओं पर जोर दे रहे हैं। एक तो हमारा प्रमुख क्षेत्र रिसर्च के लिए क्या होगा, प्रमुख पहल हम क्या क्या करने जा रहे हैं, इसके लिए संसाधन का सृजन हम कहां से कर पाएंगे, और हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होगा, और अंत में कार्रवाई नीति हम किस तरीके से बदलाव लाएंगे और इसको किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे, ये बहुत ही जरूरी होगा। तो जो हमारा प्रमुख क्षेत्र होगा, जो हम काम कर रहे हैं, उसमें तक हम काम करते जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि अब आने वाले समय में हमारे रिसर्च, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट बेस्ड रिसर्च हो, परिणाम उन्मुख, परियोजना आधारित और आपूर्ति केंद्रित अनुसंधान, जिसके ऊपर हम बल देंगे। अभी तक हम काम कर रहे थे फार्म से फोर्क तक, फार्म टू फोर्क हम कहते थे। अब जो है कि फोर्क टू फार्म, उसको भी हमें अपनाना होगा। अधिकतम उपज हमें आगे भी बढ़ाना होगा, लेकिन उससे आगे बढ़कर अधिकतम आय की ओर हमें जाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम। और कार्बन, जो आज भारतीय कृषि कार्बन नेगेटिव के रूप में माना जाता है, उसको कार्बन नेगेटिव से कार्बन पॉजिटिव खेती की ओर हमें चलना पड़ेगा। और अंत में क्लाइमेट स्मार्ट, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरते हुए आ रहा है, हमें इससे निपटने के लिए क्लाइमेट स्मार्ट खेती के ऊपर हमें जोर देना पड़ेगा। जो हम प्रमुख पहल के ऊपर काम करने जा रहे हैं, जिसको एक हम कहते हैं कि एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, 1 ICAR, जो सारे संस्थान, सारे यूनिवर्सिटीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिल करके हम काम करेंगे। दूसरा पहल जो हमारा है, जिसको हम कहते हैं OSOP, एक वैज्ञानिक एक उत्पादक। एक उत्पादक मतलब कोई एक प्रोडक्ट हो सकता है, कोई एक पेटेंट हो सकता है, कोई पब्लिकेशन हो सकता है, कोई मॉडल हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो, हर एक वैज्ञानिक के सामने एक फोकस्ड एरिया रहेगा, और हमारे सारे एनर्जी, सारे रिसोर्सेस, सारे संसाधन हम उसी के पीछे लगाएंगे जब तक हमारा वो एक प्रोडक्ट हमें साकार ना हो जाए। उसी तरीके से हम एक तकनीकी एक कौशल, OTOS, 1 टेक्निकल स्टाफ 1 स्पेशल एरिया, इसके ऊपर भी हम जोर दे रहे हैं। हम ICAR को एक ग्लोबल ICAR के रूप में देखना चाहते हैं, और इसीलिए हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सबके साथ मिल करके हम काम करेंगे, वो सबके साथ हम भागीदारी अपना बढ़ाएंगे। और ये सबको करते हुए हम 3 I's का बात करते हैं, जिसमें इनोवेशन है, जिसमें इंसेंटिव्स है, और जिसमें हर एक इंस्टीट्यूट अपना अपना भागीदारी निभाएंगे। इसके ऊपर हम जोर देंगे। अब इसके लिए संसाधन कहां से आएगा? ये संसाधन के लिए हम 7 C's का बात करते हैं: कंसोर्टिया रिसर्च, कोलैबोरेटिव रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, कंसल्टेंसी रिसर्च, कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, कॉस्टिंग ऑफ एकेडमिक्स, और फाइनली कंस्ट्रक्टिंग रिसर्च फैसिलिटीज
प्राइवेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके हमें करना होगा। और अंत में ये सारे काम को उपलब्ध करने के लिए, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो मार्गदर्शक है उसके कुछ सिद्धांत पर आधारित हो। उसमें 7 सिद्धांत का बात हम करते हैं। एक तो हम कहते हैं कि गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, जो मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट की बात हम करते हैं उसको ICR में हम इंप्लीमेंट करेंगे। जो कोऑपरेशन है, सहयोग है, इसके ऊपर हम बल दे रहे हैं। सशक्तिकरण, खास करके रूरल एंटरप्राइज जो है आने वाले कुछ दशकों में, इसके ऊपर हम रिसर्च और शिक्षा और एक्सटेंशन के ऊपर काम करेंगे। जो बुनियादी सुविधा है हर एक इंस्टीट्यूट में, KVKs में, यूनिवर्सिटीज में, इसको हम बेहतर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए एक पॉलिसी बनाया जाए ताकि जल्द से जल्द किसानों तक को पहुंचाया जाए। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम बल दे रहे हैं। और ये सब मिला करके क्रिएटिंग ए सर्कुलर इकोनॉमी, जिसमें नेचर फ्रेंडली फार्मिंग है, जिसमें क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग समाहित है, इसके ऊपर हम बल दे रहे हैं। और हमें बिल्कुल उम्मीद है ये सब हम काम करेंगे तो जो हमारे आने वाले 25 साल है, जिसको हम अमृत काल का नाम दे रहे हैं, इस अमृत काल में भारतीय कृषि अपना जो एस्पिरेशंस है, अपने जो उम्मीद है, और भारतीय किसान और भारत के जनगण जो उम्मीद हमारे परिषद से रखते हैं, वहां तक हम पहुंच पाएंगे। हम DD किसान का माध्यम से जितने भी हमारे टेक्नोलॉजीज है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में, एक्सटेंशन के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में जो भी हम काम करते हैं, DD किसान हमारे साथ हमेशा लगे रहते हैं। और हम आने वाले समय में ये आग्रह करेंगे, हमारे जो DDGs हैं, हमारे जो ADGs हैं, हमारे जो ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं, ये सब DD किसान के साथ जुड़े रहें। हम सब एक साथ मिल करके काम करें ताकि हम एक पार्टिसिपेटरी मोड में, ताकि उनसे भी हम किसानों तक पहुंच पाए, और किसान जो चाहते हैं हमसे वो भी जानकारी हम तक पहुंचे। और सब हम मिल करके अगर हम काम करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जो इस अमृत काल के दौरान हमसे जो अपेक्षा है उस अपेक्षा तक हम पूरी कर पाएंगे। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखा देते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज बात होगी हरियाणा के लालचंद भारद्वाज जी की। बता दें ये जैविक खेती से जुड़े हुए हैं और जैविक खेती को अपनाकर इन्होंने आर्थिक स्थिति में मजबूती लाई है, सफलता हासिल की है और साथ ही साथ अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। लालचंद भारद्वाज अंबाला हरियाणा के रहने वाले एक सफल किसान हैं। वर्ष 2013 से लालचंद जैविक खेती कर रहे हैं। इससे पहले वो भी अन्य किसानों की तरह रासायनिक खेती करते थे। चूंकि वो खेती में हमेशा से ही कुछ नया करना चाहते थे, इसीलिए लालचंद कृषि से संबंधित कार्यशालाओं में भाग लेते रहते थे। इसी बीच उनकी मुलाकात भारतीय कृषि विशेषज्ञ सुभाष पालेकर से हुई, जिन्होंने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का आविष्कार किया है। उन्हीं से लालचंद भारद्वाज को जैविक खेती से जुड़ने की प्रेरणा मिली।
सुभाष पालेकर जी के वीडियोस देखे और 2017 में रायपुरानी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में हमने उनका सेमिनार अटेंड किया। तो उस समय से हमें ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग का भी डिफरेंस पता लगा। तो हमने फिर पूरे तरीके से सुभाष पालेकर जी के पैटर्न पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग शुरू कर दी। तो उस खेती से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जैसे पहले मेरी इनकम 50,000 प्रति एकड़ भी नहीं होती थी, तो अब 1 लाख रुपए प्रति एकड़ हो जाती है। तो उसमें जो मेरी मुख्य फसलें हैं वो गेहूँ, धान और गन्ना है। गन्ने में मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक तो गन्ना क्रॉप रोटेशन के लिए बहुत अच्छी फसल है और वो कई साल तक चल जाता है। जैविक खेती से होने वाले फायदों के बारे में जानकर लालचंद ने रासायनिक खेती करना छोड़ जैविक पद्धति से खेती करनी शुरू कर दी, जिसमें इन्हें काफी फायदा हुआ। रासायनिक खेती से जहां इन्हें प्रति एकड़ 50,000 की भी आमदनी नहीं हो पा रही थी, वहीं जैविक खेती को अपनाकर लालचंद ने प्रति एकड़ 1 लाख तक का मुनाफा हासिल किया है। इन्होंने अपने खेतों में मुख्य फसल के रूप में गेहूं, धान और गन्ना लगाया हुआ है। गन्ने की फसल से लालचंद को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि गन्ना फसल चक्र के लिए अच्छा होता है, साथ ही गन्ना कई सालों तक चलता है। इनके खेतों से गन्ने की लगभग 350 क्विंटल प्रति एकड़ उपज प्राप्त होती है, जिससे वो गुड़ या शक्कर और देसी खांड बनाकर बाजार में बेच लाभान्वित हो रहे हैं। मेरी गन्ने की उपज लगभग 350 क्विंटल पर एकड़ निकलती है और मैंने कभी भी गन्ना किसी मिल या किसी क्रशर में नहीं डाला है। मैंने तो सिर्फ उसका गुड़ बनवाया, शक्कर बनवाई और उसको बेचा है। तो आजकल मैं गुड़ 100 रुपये, शक्कर 120 रुपये और इस बार पहली बार मैंने देसी खांड भी बनवाई है और देसी खांड भी बहुत अच्छी डिमांड है। लोगों की बहुत ज़रूरत है, लोग चाहते भी हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि हमें ये सारा सामान खुद लोगों से मिल करके बेचना पड़ता है। अभी तक कोई भी ऐसी मार्केट नहीं है। तो इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जो कृषि विज्ञान केंद्र तेपड़ा में है, वहाँ से डॉक्टर रमेश जोरार जी ने भी मेरे को इसके बारे में बताया था और फिर उनके पास एक स्कीम आई थी जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र में 20 ऑर्गेनिक फार्मर जोड़े थे। तो उनको उन्होंने 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान भी दिया था। तो उससे हमें दूसरे किसानों से मिलने का मौका मिला और दूसरी जो प्रणालियां थी उनके बारे में भी जानकारी हुई। लालचंद अपने फार्म पर गाय पालन भी करते हैं, जिससे वो खेतों में डालने के लिए जीवामृत बनाते हैं। साथ ही लालचंद अपने खेतों से अच्छी उपज हासिल करने के लिए गौमूत्र का भी इस्तेमाल करते हैं। अब हमने यहाँ पे गाय रखी हुई हैं, उनके जो भी गोबर गौमूत्र होता है उससे हम जीवामृत बनाते हैं और गौ कृपामृत बनाते हैं और उसको अपने खेतों में डालते हैं। हमने अपने खेतों के चारों ओर फ्रूट प्लांट्स लगाए हुए हैं। एक खेत पूरी तरह से उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही हैं, जिसमें से हमारा भी काम चल जाता है और जो भी हमारे फार्म पे आते हैं तो उनको भी हम सब्जियां दे पाने में सक्षम हैं। तो अब मैं सभी किसानों से यही कहना चाहूँगा कि उनको अगर वो पूरे क्षेत्र में नहीं कर सकते तो कम से कम आधे एकड़ 1 एकड़ से ज़रूर स्टार्ट करें और थोड़े दिन में आपकी उपज भी बढ़ेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। क्योंकि पहले तो किसान स्वयं स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो दूसरों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दे सकता है। तो आज के ज़माने में जो डिजीज़ की जो प्रॉब्लम है वो यही कारण है कि हमारा जो खाना है वो अच्छा नहीं रहा और दूसरे हम फिज़िकल वर्क बहुत कम करते हैं। तो मेरी सभी से यही है कि अपने खेतों में खुद सब्जियां उगाएं, खुद सारा काम करें और दूसरे व्यक्तियों की हेल्प लें, लेकिन अपना काम कभी ना छोड़ें। तो तभी हमारी जो नेचुरल फार्मिंग है वो कामयाब हो सकेगी। लालचंद शुरुआत से ही अपने खेतों में सहफसली खेती करते आए हैं, जैसे गेहूं के साथ चना, गन्ने के साथ गेहूं, साथ ही बीच में वो दलहनी फसलों की भी खेती करते हैं, जिससे खेतों में यूरिया की कमी पूरी हो जाती है। इनका मानना है कि किसान सहफसली खेती कर अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। साथ ही किसानों को बड़े पैमाने पर न सही, लेकिन आधे या 1 एकड़ से ही जैविक खेती करने की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे उन्हें जैविक खेती से होने वाले फायदों का अनुभव हो सके और भविष्य में वो भी उनकी तरह जैविक खेती को ही पूरी तरह से अपनाकर लाभान्वित होते रहें।
ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखा देते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज बात होगी ई-नाम ऐप की। एक ऐसी ऐप है जिसे आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन से जिन्स का भाव किस मंडी में किस स्तर पर बना हुआ है आप घर बैठे बैठे ही जान सकते हैं। तो क्या फायदे हैं ई-नाम ऐप के, कैसे आप करवा सकते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन, आइए आपको बताते हैं। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो
तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा एक कार्यक्रम आप देख सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।